हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस का आवर एनवायरनमेंट। टॉपिक हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक है हमारा आज का ये 10th की एनसीईआरटी का। ठीक है, लास्ट टॉपिक यानी आज जो हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। इसके अलावा हम एक दो दिन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे पूरे सिलेबस से, जब भी 25 को एग्ज़ाम ही है। आज है आपके 23। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। देन स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है हमारा, सभी को पता है। हमें क्या बोलते थे? परि प्लस आवरण है ना। परि का मतलब क्या? हमारे चारों ओर, आवरण यानी जो ढका हुआ हमें, हमारे चारों ओर से जो हमें ढक के रखता है, परि आवरण। ठीक है, पर्यावरण। तो पर्यावरण का मतलब क्या? एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट्स आवर लाइफ। यानी पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमें चारों ओर से घेरता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, चारों ओर से। परि का मतलब ही क्या है? चारों ओर से। ठीक है, चारों ओर से। और आवरण का मतलब क्या है? आवरण यानी ढका हुआ। ठीक है, यानी हमें जो चारों ओर से जो है घेर के रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है पर्यावरण में हम इंक्लूड करते हैं, इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे पर्यावरण, आप खुद देखो, अपने सराउंडिंग देखो, तो हमारे आसपास जो बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो जीवित रूप से जो है रहती है, कुछ ऐसी भी होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिनमें जो है जो नॉन लिविंग होती है, निर्जीव जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे वाटर है, वो कैसा हमारा नॉन लिविंग है। ठीक है, एयर है, वो कैसा नॉन लिविंग है। मिट्टी है, वो भी नॉन लिविंग है। बट अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम कैसे हैं? लिविंग, और लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर जो है प्लांट्स कैसे है? वो भी लिविंग है। ठीक है, प्लांट्स कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल भी, ह्यूमन बींग्स, और जो है ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इनको हम टू टाइप में जो कंपोनेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, टू टाइप के ये होते हैं। ठीक है, ये रहा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इनको हम टू टाइप में कैटेगराइज करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को। बायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक कौन से होते हैं? जिनको हम बोलते हैं जैव घटक। जैव घटक जो लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये होते हैं अजैव। ठीक है, अजैव घटक कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स इसके। तो बायोटिक में क्या होगा? बायोटिक कंपोनेंट्स, जैव घटक कौन से? दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जो जीवित जीव है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होंगे? बायोटिक होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया प्लांट्स, हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स हो गया लिविंग है। ह्यूमन बींग्स लिविंग है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो किस में आएंगे? बायोटिक में। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहता है? बायोटिक कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन अबायोटिक फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल। जो जैव घटक जो होते हैं, वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? किस पे डिपेंड होते हैं कि सर्वाइव करते हैं? सर्वाइव करने के लिए वो डिपेंड रहते हैं किस पे? अजैव घटकों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड करते हैं? अबायोटिक, यानी जो नॉन लिविंग, जो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स होगी, उन पे डिपेंड करते ही सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, इसी चीज़ याद रखना। अब अबायोटिक में क्या होगा? अबायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक, दीज आर नॉन लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, ये निर्जीव कारक है। एग्जाम्पल जैसे हो गया निर्जीव, देखो एयर है, क्या ये क्या आपके क्या बोलते हैं? लिविंग है? नहीं है, ये निर्जीव है। वाटर कैसा हमारा? नॉन लिविंग है। सॉइल भी नॉन लिविंग है। टेम्परेचर, तापमान नॉन लिविंग है। सनलाइट, सूर्य प्रकाश नॉन लिविंग है सारे। तो इसमें एग्जाम्पल क्या रह सकता है आपका इंपॉर्टेंट? कि प्लांट नीड्स सनलाइट प्लस वाटर प्लस सॉइल ग्रोथ पॉसिबल। यानी प्लांट को ज़रूरत होती है, को सनलाइट की ज़रूरत होती है, उसे सूर्य की प्रकाश प्लस वाटर चाहिए होता है, उसको मिट्टी चाहिए होती है। किसके लिए? तभी ग्रोथ पॉसिबल है, जब पौधों को जो सूर्य प्रकाश मिलेगा, जल मिलेगा, मिट्टी भी मिलेगी, तभी जो है वृद्धि होगी। ठीक है, उसमें तभी वृद्धि होती है प्लांट में भी। अब इसके बाद जो आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, वो आते हैं डिग्रेडेबल एंड अबायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यानी बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो जैव अपघटनीय होते हैं। ठीक है, जैव, इनको बोलते हैं जैव अपघटनीय। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं हमारे कौन से? अजैव अपघटनीय। ठीक है, अजैव अपघटनीय। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है?
इसमें भी 2 टाइप होंगे आपके बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इसमें क्या होगा, वह पदार्थ जिन्हें जीवाणु और फफूंद विखंडित कर देते हैं, यानी कौन से सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, या फिर जो फंजाई होती है, फफूंद जो होती है, वो क्या कर देती है इनको, जो बायोडिग्रेडेबल को जो इनको जो क्या कर देती है, वो ब्रोक कर देती है, उनको जो तोड़ के जो उनको फिर से जो क्या बना देती है उसको। जैसे मान लो छोटे छोटे आपने कैंचू देखे होंगे, तो उनको देखा, जो गोबर गोबर में देखना कैंचू होते हैं, तो क्या करते हैं उसको, वो उनको जो बायोडिग्रेड कर देते हैं, ठीक है, उनको जो फिर से जो यूज़ हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जो है बायोडिग्रेड नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा वो हो गया क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का कचरा वगैरह होता है, तो उसमें आता है। तो बायोडिग्रेडेबल में क्या आता है हमारा, सब्सटेंस जो है विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कचरा है, सब्जी का कचरा है, तो वेजिटेबल वेस्ट हो तो कैसे होता है, बायोडिग्रेड हो जाता है, ठीक है, यानी वो जो है आपका अपघटन उसका हो जाता है, जैव अपघटनीय वो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, सब्जी कचरा, लीव्स पत्तियाँ होगी, वो भी क्यों कैसे हो जाती है, मैंने बायोडिग्रेड हो जाती है। पेपर कागज भी कैसे होता है, बायो देखो पेपर आप जो अगर मान लो आप बाहर फेंक भी रहे हो तो कैसे हो जाएगा, बारिश में पानी से गल जाएगा, सड़ गल जाएगा, पत्तियाँ वो भी सड़ गल जाएगी, वेजिटल वेस्ट है वो भी सड़ गल जाएगा। अगर आप प्लास्टिक फेंक रहे हो तो क्या वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, नहीं सड़ेगा। वो क्या करता है, वो क्या बोलते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ठीक है, वो जो पॉल्यूशन फैलाता है। दे रिटर्न न्यूट्रिएंट टू सॉइल, ये मिट्टी को पोषक तत्व वापस देते हैं, ठीक है। जो भी बायोडिग्रेडेबल जो हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फिर से जो क्या करते हैं, मिट्टी को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, उनको जो पोषण देते हैं, वो खुद उसमें जो है बायोडिग्रेड होके जो उसमें जो है पोषण का काम करते हैं मिट्टी में, ठीक है। देन खाद भी तो बनती है उससे। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव अपघटनीय सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डीकम्पोज नेचुरली, जो आपके जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं हो पाते, विघटित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, ठीक है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते। एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, जैसे एग्जाम्पल आ गया प्लास्टिक, ठीक है, यानी प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल हो गया, ग्लास हो गया, डीडीटी हो गया, फिर पॉलीथीन हो गया, सारे क्या है इसके एग्जाम्पल रहने वाले। प्लास्टिक समझते हो ना, जो हमारा प्लास्टिक से ये पॉलीथीन वगैरह होती है, तो ये जो है अजैव घटक है, ये जो आपकी जो क्या बोलते हैं अपघटित नहीं होती है, ठीक है। ग्लास है, हो जाएगा, कांच देखो क्या अपघटित हो जाएगा, नहीं होता, अगर जैसा भी फेंक रहे हो वैसा ही आपको देखने मिली, ये जो प्रदूषण फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। डीडीटी है वो भी नहीं सड़ता आपका, ठीक है, ये भी क्या है अबायोडिग्रेडेबल, ठीक है। डीडीटी का मतलब इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो वो भी आपको पता नहीं चाहिए। डीडीटी होता है हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और पॉलीथीन हो गया, तो ये सब क्या है आपके अबायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये क्या करती है, पॉल्यूशन फैलाते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। दीज अकुमुलेट इन एनवायरनमेंट एंड कॉज पॉल्यूशन, ये पर्यावरण में जमा होकर, ठीक है, अकुमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, तो एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी जो हमारी लिविंग थिंग्स होगी, नॉन लिविंग थिंग्स होगी, तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो इंटरेक्ट करती है, ठीक है, किसी क्षेत्र में जैव और अजैव घटकों की जो परस्पर क्रिया होगी, इनका इंटरेक्शन जो होगा, तो उससे जो बना तंत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी जैविक और अजैविक घटकों से जो ये परस्पर जब ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करते, तो इनके बीच में क्या बनता है, एक जो है पारिस्थितिक तंत्र बनता है, इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। इकोसिस्टम में जो है, इसमें भी हम टाइप्स पढ़ेंगे इसके। इकोसिस्टम का जो फर्स्ट टाइप जो हमारा होगा वो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक इकोसिस्टम। तो प्राकृतिक इकोसिस्टम में क्या आएगा आपका, फॉरेस्ट हो गए, प्राकृतिक है, नेचुरल होते हैं। डेजर्ट मरुस्थल कैसे होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम है। रिवर कैसी है, ये भी नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है।
इसमें क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया हमारे, वन मरुस्थल, और जो नदी वगैरह, ओशियन वगैरह भी इसमें आ जाएगा, ओशियन भी लिख लो, ठीक है। जो हमारे नेचुरल जो ये रिसोर्सेज होते हैं, ओशियन यानी महासागर, ठीक है, ये क्या हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है। तो इन सब में क्या होता है, ये सारे जो होते हैं ये सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, सेल्फ यानी स्वयं संतुलित रहते हैं। लिख लो, इट इज सेल्फ सस्टेन्ड। सेल्फ सस्टेन्ड यानी यह जो है कैसे रहते हैं, संतुलित रहते हैं, खुद ही स्वयं संतुलित रहते हैं। ठीक है, मान लो आपकी देख रेख में नहीं रहेंगे तब भी ये कैसे रहेंगे, सस्टेन्ड रहते हैं, ठीक है। इट मेंटेन्स नेचुरल बैलेंस, ये क्या मेंटेन करते हैं, इट मेंटेन्स नेचुरल बैलेंस। ये जो नेचुरल बैलेंस जो मेंटेन करते रखते हैं, यानी प्राकृतिक संतुलन अपने आप जो क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो आएगा इसमें आपका इकोसिस्टम, सेकंड पार्ट आएगा मैन मेड इकोसिस्टम, जो मानव निर्मित होते हैं, जो हमने खुद बनाए होते हैं, ठीक है। इसमें एक्वेरियम हो गया आपका, एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम। क्रॉपफील्ड हो गया आपका, फसल क्षेत्र जो होता है, क्रॉपफील्ड फसल क्षेत्र, या फिर गार्डन हो गए, बगीचे वगैरह होते हैं जो, ठीक है, बगीचा। पार्क हो गए आपके, ठीक है, ये कैसे होता है, हमने खुद बनाया होता है, मैन मेड होते हैं, ये मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, ये पार्क हो गया, ठीक है, जो हमने खुद बनाए होते हैं, खुद क्रिएट किए होते हैं। इनमें जो की फीचर आपने इनमें क्या याद रखना है, इसमें होता है आपका, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये हमारे ह्यूमन पे डिपेंड करते हैं, हमारे ऊपर, हमारी केयर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्रॉप फील्ड है, फसल क्षेत्र है, आपका एक्वेरियम है, तो इसके लिए अगर हम इस पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो ये नष्ट हो जाते हैं, जबकि जो नेचुरल थे वो उनमें ऐसा नहीं है, वो नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करते हैं ये, ह्यूमन केयर, ठीक है, ये ह्यूमन केयर पे यानी मानव देखभाल पर निर्भर करता है। देन इफ ह्यूमन स्टॉप्स मैनेजिंग इट, ठीक है, इट में डिस्ट्रॉय या फिर कोलैप्स। अगर मनुष्य देखभाल बंद कर दें, तो लिख लो, अगर मनुष्य देखभाल बंद कर दें, अगर मनुष्य देखभाल बंद कर दें तो क्या होगा, ये जो है नष्ट हो जाते हैं, तो यह नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी। मेन इनमें डिफरेंस क्या है, जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस करते हैं, नेचुरल बैलेंस उनमें होता है। बट जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है, ये डिपेंड होते हैं ह्यूमन केयर पे, और ये क्या करते हैं, अगर ह्यूमन जो है इसमें जो है ध्यान देना बंद कर दे, इसको मैनेज करना जो बंद कर दे, तो ये कैसे हो जाएंगे आपके, ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इनमें, महत्वपूर्ण जो डिफरेंस, नेचुरल इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन प्राकृतिक रूप से संतुलित होते हैं, ठीक है। मैन मेड क्या होंगे आपके, ह्यूमन कंट्रोल, ये मनुष्य द्वारा जो है नियंत्रित रहते हैं, ठीक है, यानी जो ये कैसे रहते हैं, मनुष्य द्वारा जो है नियंत्रित रहते हैं, ठीक है। इसमें जो हाई बायोडाइवर्सिटी और लिमिटेड मतलब इसमें कैसी होती है, इसमें कम, इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले हमारा आता है प्रोड्यूसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर से भी क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको जो है ध्यान रखना है। तो फर्स्ट हमारा टाइप है कौन सा, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो खुद अपना खाना जो बनाते हैं, प्रोड्यूसर वो जो प्रोड्यूस करते हैं, खुद प्रोडक्शन जो कर पा रहे हैं, उसी को तो हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, ठीक है। तो जो उत्पादक होंगे, जिनको हम उत्पादक बोलते हैं, जो उत्पादन खुद करते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स इसका एग्जाम्पल अच्छा हो गया। मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधे होते हैं किसके द्वारा अपना भोजन जो है निर्माण करते हैं, तो याद रखना फोटोसिंथेसिस, अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके साथ करता है, क्रिया करता है, वाटर के साथ, H2O क्या होता है हमारा वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके प्रेजेंस में, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, इसमें क्या होता है जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल की, और ये बनाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यानी एक चीज़ इसमें और याद रखना आपने, हाँ इसमें है दिया हुआ, जो प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो उत्पादक होते वो सूर्य ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, याद रखना, प्रोड्यूसर जो है इट कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल इसमें हो गया जैसे ग्रास हो गया, ट्री, एल्गे हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये किसी और पे डिपेंड ना रह के जो है खुद अपना को भोजन जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते, जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो खुद अपना खाना बनाते, किसी पे डिपेंड नहीं करते, किसी पे डिपेंड नहीं रहते खाने के लिए। इसी तरह सेकंड आ जाएगा कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी जो दूसरों पे निर्भर करता है, उत्पादक मतलब भोजन के लिए जो उत्पादक होंगे वो क्या करेंगे, निर्भर करेंगे, जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, प्रोड्यूसर पर। ठीक है, जैसे हम भी तो हैं, ह्यूमन भी तो, हम भी तो किसी पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए। तो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड, जब हम जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहेंगे भोजन के लिए तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है कंज्यूमर। ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स होंगे आपके, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के जो टाइप आएंगे, फर्स्ट आएगा हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस जैसे यहाँ गाय दिखाई गई है। जो हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी, जो प्योर शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, जो किसी का जो है किसी का मांस नहीं खाते, कुछ नहीं। तो हर्बीवोरस तो होते हैं हमारे ईट प्लांट्स ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, पौधों को खाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया काऊ हो गया, डियर हो गया, हिरन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। सेकंड टाइप आएगा आपका कंज्यूमर का, सेकंड कार्निवोर्स जो होते हैं, मांसाहारी जो होते हैं। देखो ये भी डिपेंड करते हैं ना, जो काऊ है ये डिपेंड करती है किस पे, अब इसको भोजन कहाँ से मिलेगा, इसको मिलेगा जो पत्ती वगैरह होती है, घास वगैरह होती है, और घास जो पत्ती होती है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद अपने भोजन का निर्माण करती है, और उसी को क्या खाती है, गायें खाती है, डियर उनको खाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं दूसरों पे। तो कार्निवोरस होते हैं मांसाहारी, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, घास नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ मांस। ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं मांसाहारी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कार्निवोरस कौन से होते हैं, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, और फिर ओमनीवोरस कौन से होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा लॉयन, टाइगर, ये किसी दूसरे एनिमल को जो है खाते हैं। थर्ड आएगा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस सर्वहारी जो होता है, जो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स को भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, ह्यूमन हो गया। ठीक है, जो ह्यूमन होता है, जो मनुष्य होता है, देखो मांस भी खाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे नॉन वेज वगैरह, तो वो मांस भी खाता है, और जो है प्लांट्स भी खाते हैं हम। ठीक है, साग सब्जी फ्रूट वगैरह सब खाते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स को भी खाता है, इनमें एक एग्जाम क्रो आएगा। तो कौवा भी कैसा है, मांस भी खाता है और क्या करता है, प्लांट्स को भी खाता है। तो ओमनीवोरस में एग्जाम्पल ह्यूमन एंड क्रो याद रखना है। देन इसके बाद आएंगे पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स कुछ परजीवी जो होते हैं। तो लिव ऑन होस्ट बॉडी, ये कहाँ पे लिव करते हैं, जो होस्ट की बॉडी होती है, जो होस्ट करता है। ठीक है, उस पे जो है ये क्या बोलते हैं, जैसे होस्ट, जैसे मान लो पत्ती वो हमारे घास प्लांट है, तो उनकी बॉडी पे क्या करता है, उन पे जो होस्ट होते हैं उन पे ये लिव मतलब रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, घास घूस, तो जैसे एग्जाम्पल इसमें याद रखना प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी सी चीज़। अब थर्ड पार्ट आएगा इसमें, डीकम्पोजर्स। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा कौन सा, प्रोड्यूसर, देन हमने पढ़ा कंज्यूमर, देन हम बात करेंगे अब डीकम्पोजर यानी अपघटक, जो डीकम्पोजर होते हैं। तो इसमें फंजाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म, जो फफूंद और जीवाणु होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, मृत जीवों को विघटित कर देते हैं। जैसे मृत जीव होते हैं उनको क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, उनको जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इनका काम रहता है। किसमें,
ये आएगा आपका डीकम्पोजर, जो अपघटक वही होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या रहता है, देखो काम भी यहाँ पे लिखा गया है इनका, इम्पोर्टेंस क्या है इनकी। तो देखो मेंटेन बैलेंस, बैलेंस ये जो है बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होता है तो उसको रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल होता है जैसे मान लो एक बार यूज हो चुका है, उसको दोबारा विघटित करके दोबारा रीयूज हो रहा है, तो रिसाइकल न्यूट्रिएंट दोबारा जो पोषक तत्व तो प्रदान करते हैं किसको, मिट्टी को। जो जैसे मान लो जो हमारा कुछ, जैसे मान लो सड़ गल गया सब्जी वगैरह है, तो सड़ गल गई तो वो क्या करेगा उसको, क्या बोलते हैं, जो ये होता है हमारा फंजाई वगैरह बैक्टीरिया वगैरह, तो ये क्या करेंगे, उनको डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, सड़ा गला के, जैसे पेड़ पौधे पत्ती होती है हमारी, सड़ा गला के उनको फिर से जो क्या कर देता है, उसमें उनको न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर देता है, ठीक है। क्लीन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में जो है इनका, ये भी इसका क्या है, इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं फूड चेन की, खाद्य श्रृंखला। फूड चेन में आपको बता चुकी हूँ पहले भी, अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी फ्लोज, यानी जीवों की रैखिक श्रृंखला जिसमें ऊर्जा प्रभावित होती है। एक श्रृंखला होती है जो लीनियर सीक्वेंस होता है हमारा ऑर्गेनिज्म का, तो उस जो एनर्जी फ्लो करती है। जैसे एग्जांपल ले लो इसमें, ग्रास हो गया, तो घास को कौन खाएगा, हिरन खाएगा, और हिरन को कौन खाएगा, लॉयन खाएगा। तो ये एक फूड चेन चलता जाता है, ठीक है, बनता जाता है, ये फूड चेन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन अब बात करेंगे हम ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स यानी पोषण स्तर की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है, पोषण स्तर, जो लेवल होता है ट्रॉफिक यानी पोषण का जो स्तर रहता है, तो क्या होगा आपका, तो ट्रॉफिक लेवल मीन्स ईच स्टेप इन फूड चेन वेयर एनर्जी ट्रांसफर अकर्स। खाद्य श्रृंखला में जहाँ जहाँ भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उस प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं, ठीक है। जो हमारा जो फूड चेन एक चलता है, एक श्रृंखला चलती है, जैसे एक फूड चेन चला हुआ, ठीक है, इसको कौन खाता है, इसको कौन, फूड श्रृंखला चली, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी जो एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, यहाँ से फिर एनर्जी ट्रांसफर हुई, ठीक है, तो इसके हर एक स्तर को, हर एक लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रॉफिक लेवल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को कौन खाता है, डियर यानी हिरन, हिरन को कौन खाता है, लॉयन। यानी जो यहाँ से देखो घास में जो एनर्जी थी तो वो यहाँ पे डियर ने खाई, तो इसके पास भी एनर्जी गई, यहाँ से फिर इसको लॉयन खाई, फिर एनर्जी। इसका जो हर एक चरण क्या बताता है, खाद्य श्रृंखला का हर चरण एक पोषण स्तर को बताता है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, ग्रास, डियर, लॉयन। इसमें इतना याद रखना है आपने कि फूड चेन का हर स्टेप, ठीक है, फूड चेन का हर स्टेप, जो फूड चेन का हर स्टेप जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका होगा एक ट्रॉफिक लेवल के इक्वल, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा हमारा, वो है प्रोड्यूसर, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की जो प्रथम पोषण स्तर की अगर बात करें, प्रोड्यूसर की अगर बात करें, प्रोड्यूसर, ठीक है, हाँ दिया है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रथम पोषण तत्व होता है प्रोड्यूसर, तो घास। तो फर्स्ट देखो प्रोड्यूसर मैंने आपको बोला था, जो पत्तियां वगैरह होते हैं अपना खाने भोजन का निर्माण खुद करती है, तो कौन से होते हैं, फर्स्ट प्रोड्यूसर होते हैं। ये भी एग्जाम में जो है ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रथम पोषण स्तर में क्या आएगा, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर में आएगा ग्रास। तो ग्रास में क्या होगा, देखो प्लांट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर अपना फूड जो खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, देयर ओन फूड, अपना स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। अब देखो जब जो ये प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं तो इस लेवल पर या इस लेवल पर जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इस लेवल पे जो है, जो ट्रॉफिक का ये फर्स्ट लेवल है, इस लेवल पे क्या होता है, इस लेवल पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, इसमें सबसे ज़्यादा है। फिर आता है सेकंड ट्रॉफिक लेवल की बात करें, द्वितीय पोषण स्तर की, प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें आएगा हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जैसे हिरन हो गया, तो पहला उपभोक्ता देखो घास को पहला उपभोक्ता खाने वाला डियर हो गया, हिरन। तो ये कैसा हमारा हर्बीवोरस है, ईट प्लांट, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी पौधे को ही खाता है, हिरन कैसा हमारा
प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी पौधे खाते हैं। यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो पौधे थे, प्लांट थे, वो तो अपने भोजन का निर्माण खुद कर रहे थे, तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बट इसके बाद जब इन प्लांट को कौन खाएगा? डियर खाएगा। जब इसको हिरन खाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी थोड़ी जो है कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर पहुँचते हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पहुँचते, तृतीय पोषण स्तर पर पहुँचते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें कौन आता है? हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं। तो द्वितीयक देखो, पहले क्या था? घास था, प्लांट था, उसको किसने खाया? डियर ने खाया। अब डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया? हमारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल आ गया। ये था हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये था सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये आ गया हमारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल। यानी प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने। यहाँ से यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कैसी थी? एनर्जी हाई थी। यहाँ पे जब आई, यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम हो गई। जब यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एनर्जी और कम हो जाएगी, ठीक है। यानी ये कैसे होते हैं? कार्निवोरस ईट हर्बीवोरस, मांसाहारी जो शाकाहारियों को भी खाते हैं, जो शाकाहारी जो एनिमल होते हैं हमारे, उनको भी ये खाते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो है कैसी हो जाती है? एनर्जी और कम हो जाएगी। यहाँ पे जो है एनर्जी और कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब इसमें एक 10% लॉ आता है, लिंडमैन का नियम है ये, याद रखना आपने। किसका? ये लिंडमैन का नियम है ये, 10% लॉ का, ठीक है। इनका मानना था कि ओनली 10% एनर्जी पासिस टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कि केवल सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर तक जाती है। इनका ये मानना था कि यानी 10%, ठीक है, 10% जो एनर्जी है वो पास होती है नेक्स्ट वाले के पास, ठीक है। तो लिंडमैन का रूल क्या बोलता है हमें? 10% लॉ लिंडमैन का क्या होता है? 10%। इसका मानना था कि ओनली ऑन, ठीक है, यहाँ पे लिखा केवल 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर तक जाती है, सिर्फ और सिर्फ। तो जो प्रोड्यूसर होंगे, मान लो उनके पास 1000 किलो जूल जो है एनर्जी है उसमें, ठीक है। कितनी है? जो फर्स्ट प्रोड्यूसर होंगे इनके पास जो कितनी है? 1000 किलो जूल जो है एनर्जी है, ठीक है। तो जब ये आगे प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी, जब ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10% जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कितनी जाएगी? 10%। यानी 1000 का 10% कितना होता है? तो 1000 का 10% होता है 100। तो इनके पास कितनी आएगी? 100। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास बोल रहा है 100 किलो जूल जो एनर्जी जाएगी। अब प्राइमरी कंज्यूमर से ये कहाँ जाएगी? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। अब इसका 10% इनके पास 100 का 10% जाएगा। तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% होता है 10, ठीक है। तो इसके पास कितनी एनर्जी जाएगी? जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगी 10%। अब इसके बाद फिर ये जो टर्शरी होता हमारा, अच्छा, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकंड, उसके बाद जो टर्शरी जो कंज्यूमर होंगे, जो टर्शरी होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे हम भी हो गए, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन हो गए। तो जैसे टर्शरी कंज्यूमर के पास जो 10% का फिर जो है, यहाँ पे कितनी बची? परसेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ 10 बचा, ठीक है। अब 10 का 10% कितना होता है? तो सबको पता है 10 का जो है 10%, 10 का जो है 10% कितना होता है? 0 0 कैंसिल 1। तो यहाँ पे कितनी आएगी? सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगी, 1 किलो जूल। तो टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी? 1 किलो जूल। तो इनका मानना था कि लिंडमैन ने ये लॉ दिया है कि सिर्फ और सिर्फ 10% जो है आगे जो है ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फूड वेब की, ठीक है। फूड यानी खाद्य जो जाल होता है, फूड वेब जो खाद्य जाल जो बनता है। अब इसमें ऊपर वाले में सिर्फ एक चीज़ इतनी याद रखनी, जो ये आगे 10% जो है जा रही है किलो जूल, जो 10% कम 10% जो नेक्स्ट के पास जा रही है। तो इसमें जो है इनका मानना था कि 90% जो थी, देखो जब सबसे पहले क्या आ गई? 1000 की 10% गई, 1000 ऑफ 10% गया, ठीक है। यानी 1000 ऑफ 10 पर तो अगले के पास कितनी गई? 100 ही गई। तो सिर्फ 10% आगे गई, तो 90% कहाँ जाती है? तो ये 90% जो हो जाती है, ये जो एनर्जी होती है हीट के फॉर्म में जो लॉस हो जाती है, ठीक है। 90% एनर्जी जो क्या होगी? 90% एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, ऊष्मा हीट के रूप में, ठीक है, ऊष्मा के रूप में, यानी हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। यानी याद रखना है 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में जो है लॉस हो जाती है। क्या हो जाएगी आपकी? लॉस हो जाती है। बाकी जो 10% आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इसमें आपको इतना याद रखना कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है? मैक्सिमम एनर्जी किन में होगी? जो प्रोड्यूसर होते हैं,
जो खुद जो है खाना बनाते हैं प्रोड्यूसर लेवल के पास। देन जो है उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी इनके पास होती है। 10% लॉ किसने दिया, ये याद रखना है, लिंडमैन ने दिया है। और फोर्थ लेवल के बाद जो है एनर्जी बहुत कम रह जाती है। अगर फोर्थ लेवल के बाद भी एनर्जी आ रही तो बहुत कम रह जाती है। तो याद रखना है आपने, जो प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद किस में होती है, जो हमारे फर्स्ट जो होते हैं क्या बोलते हैं कंज्यूमर होते हैं उनके पास, फिर उसके बाद जो सेकंड कंज्यूमर होते हैं उनके पास जो आगे जाती रहती है। यानी सबसे पहले प्रोड्यूसर मान लो, फिर जो हर जो तुम्हारे हर्बीवोर होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं, और ये वाले होते हमारे कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो मतलब ऐसे ऐसे आगे वो ट्रांसफ़र होती जाती है। अब बात करते हैं हम फूड चेन की, सॉरी फूड चेन नहीं, फूड वेब, खाद्य जाल जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फ्रॉम फूड वेब, आपस में जुड़ी जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है, तो खाद्य एक जाल बनाते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहती है, इंटरकनेक्ट होती है तो एक जाल बनाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फूड वेब इंक्रीज करता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। एडवांटेज क्या है इसकी, फूड वेब इंक्रीजेस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, खाद्य जाल जो है पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करता है, स्थिर बनाता है, स्टेबल उसको रखता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन जिसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एट हायर ट्रॉफिक लेवल, उच्च पोषण स्तर पर क्या होता है, हानिकारक रसायनों की मात्रा का बढ़ना। जो हमारा उच्च पोषण स्तर होगा, जैसे यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, तो जब हाई लेवल पे आ जाता है हम, तो यहाँ पे जो जो हानिकारक रसायन होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ती रहती है, वो जो है इंक्रीज होती जाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, इसमें एग्जांपल ग्रास हो गया 10 ppm DDT। अब 10 ppm DDT का मतलब क्या है, तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिनट। ठीक है, सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिनट। लिख देती हूँ मैं, एक मिनट। पार्ट्स पर मिनट। ठीक है, और डीडीटी तुम्हें पता है, डीडीटी की फुल फॉर्म मैंने तुम्हें बताई थी, क्या बताई थी, डाइक्लोरो डाइफिलाइन ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो ग्राफ में 10 ppm DDT जो ये क्या होता है, जाता है। तो इसमें पता है क्या होता है, जैसे जैसे फूड चेन जो है ऊपर बढ़ती रहती है, जो जैसे मान लो फूड चेन है हमारी, तो वो बढ़ती जा रही है, ऊपर बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जाएगी, तो उसमें क्या होता है, तो जहरीला जो केमिकल होता है हमारा, हार्मफुल जो केमिकल होता है, हार्मफुल केमिकल, वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ग्रास यानी 10 ppm DDT है, इसमें 10 ppm यानी 10 पार्ट्स पर मिनट। ठीक है, 10 पार्ट्स पर मिनट याद रखना आपने इसको, 10 पार्ट्स पर मिनट जो है, इसका पहले मैं इसका आपको मतलब ही समझा देती हूँ यहाँ जगह। ठीक है, यानी 10 ppm की अगर मैं बात करूँ, 10 ppm, ठीक है, 10 ppm DDT की अगर बात करें, तो इसमें क्या है, 10 पार्ट्स है, 10 पार्ट्स की बात कर रहा है कि 10 पार्ट्स जो होता है आपका, वो 10 पार्ट्स DDT इन किस में, यानी 10 लाख पार्ट्स ऑफ फूड या फिर वाटर, कुछ भी हो सकता है, यानी 10 लाख भाग में क्या है ये, 10 लाख भाग में सिर्फ 10 लाख भाग में सिर्फ 10 भाग, 10 पार्ट्स, सिर्फ 10 भाग जो है DDT मौजूद रहता है। ठीक है, इसलिए ग्रास में 10 ppm DDT होते हैं, यानी 10 लाख ग्रास के जो जो पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो 10 पार्टिकल्स जो DDT के हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 पार्टिकल किसके हैं, DDT के हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें यही है बस, बाकी कुछ नहीं है। 1 ppm जो है, ये याद रखना, 1 ppm किसके इक्वल होता है, 1 ppm वो किसके इक्वल होता है, 1 mg/kg। ठीक है, यानी 1 मिलीग्राम इन 1, इसका मतलब होता है मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम पर किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो जो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, ग्रास में 10 ppm है, तो डियर में कितना जाएगा आगे, 200, फिर आगे जो है 5000, ऐसे जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी 10 पार्ट्स जो 10 पार्ट्स ऑफ 10 लाख के जो है आगे 10 भाग जो आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ क्लियर।
जिसमें क्या लिखा है, यही लिखा है। तो ग्रास में 10 ppm DDT, डियर में 200 ppm, लायन में 5000 ppm। मैक्सिमम कंसंट्रेशन फाउंड इन ह्यूमन, सबसे अधिक जो संचय किस में होता है, वो होता है ह्यूमन में। ठीक है, यानी जैसे जैसे पोषण स्तर ऊपर जाता रहता है तो सब वो भी कैसे होता है, जहरीला पदार्थ भी जो है बढ़ता रहता है। तो आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो किस में होता है, वो होता है ह्यूमन में। ठीक है, क्योंकि जो शीर्ष जो हमारा टॉप जो कंज्यूमर में होते हैं वो कौन होते हैं, वो ह्यूमन ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है जो टॉप कंज्यूमर होंगे, कंज्यूमर इनमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इनमें पाया जाता है। तो मैक्सिमम एक्युमुलेशन अकर्स इन किस में, ह्यूमन में। तो यहाँ लिखा है सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन में इसका देखने को मिलेगा। तो इसमें याद रखना है आपने, जो बायो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या करते हैं, इंक्रीज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस किस पे, एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे। यानी जैव आवर्धन का मतलब क्या है, जैसे जैसे उच्च पोषण स्तर जो है अजैव अपघटनीय विषैले पदार्थों की भी क्या होती रहेगी, उसमें इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम ओजोन लेयर की, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, अब ओजोन लेयर में क्या होता है हमारा, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन परत का जो क्षय होता है, ठीक है, उसका डिप्लीशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ओजोन परत के बारे में जान लो। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर एट हाइट ऑफ 12 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ। जो हमारी ओजोन लेयर, तो ओजोन परत जो होती है, तो पृथ्वी से लगभग 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर याद रखना, एट हाइट ऑफ 12 to 50 किलोमीटर। हाइट याद भी नहीं रखोगे, बट ये याद रखना कि ओजोन परत जो है कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती, स्ट्रेटोस्फेयर में ये पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ। यह पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, सुरक्षात्मक ढाल की तरह कार्य करती है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह ये काम करती है। ठीक है, ओजोन परत। इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, उनसे उनको क्या करती है, अवशोषित करती है और हमें उनसे जो है प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है ना कि जो हम ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज से जो है कौन जो है हमारी हमें जो है उससे हेल्प करता है। तो कौन करता है, ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट रेज से जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसे होता है, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन का निर्माण। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक्स ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज पर हमें जो किरणें होती है, तो उनके कारण ऑक्सीजन अणु जो है टूट जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन टूट जाता है। जैसे O2 है, O2 क्या होता है हमारा, O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन में दो जो होते हैं एलिमेंट। तो इसमें क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट जो के कारण जो है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों के कारण क्या होगा, ये कैसे हो जाएगा, इसका जो अणु होता है ये कैसे होगा, ये मॉलिक्यूल जो होगा ये टूट जाता है। तो ये मॉलिक्यूल देखो टूट गया, अलग ओ इधर अलग अलग करके टूट गया। तो इसमें क्या होगा, द फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद O2 टू फॉर्म ओजोन। तो जो मुक्त ऑक्सीजन परमाणु था जो अलग से टूट गया था, ऑक्सीजन जो था वो टूट के जो है किसके साथ क्रिया करेगा, ये करता हमारा ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। ये O किसके साथ जो मिलके बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये बनाता हमारा O3, यानी O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर इसको बोलते हैं। तो इस तरह इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन क्षय के कारण क्या है, जो ओजोन जो होती है डिप्लीशन जो होती है, इसके कारण क्या है, क्षय के कारण क्या है। तो सबसे पहले आ गया एक्सेसिव यूज ऑफ CFCS कॉजेज ओजोन डिप्लीशन। अब CFCS का मतलब समझते हो, क्या फुल फॉर्म है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है संश्लेषित रसायनों का एक मुख्य कारक इसको माना जाता है। तो देखो CFC का अत्यधिक उपयोग ओजोन क्षय का कारण था। जो एक्सेसिव यूज है CFC का वो किसके कारण है, ओजोन डिप्लीशन के कारण है, ओजोन क्षय के कारण है। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, पूरा नाम इसका क्लोरोफ्लोरो। दे आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, ये यूज़ कहाँ किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में एंड स्प्रे कैंस में यूज़ किए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और स्प्रे कैन में इनका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल।
जो एक क्लोरीन परमाणु जो होता है, क्लोरीन परमाणु जो है 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। यानी 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय कितने, 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन अब बात करेंगे हम इफेक्ट्स, इसके क्या क्या होंगे, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब इसके इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, प्रभाव भी पढ़ेंगे, जो ओजोन का जब वो इसका क्षय होता है, डिप्लीशन इसका होता है, तो उसके प्रभाव भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट आ गया इंक्रीज अल्ट्रा वायलेट रेज रीच अर्थ सरफेस, अधिक अल्ट्रा वायलेट किरणें जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, ठीक है। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, जैसे देखो ये जो हमारी नष्ट होती है, ओजोन नष्ट होती है, तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है वो जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है, और ये क्या कॉज करती है, इट कॉजेज स्किन कैंसर। याद रखना, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है क्या कॉज करती है, त्वचा कैंसर का कारण बनती है, ठीक है, जो अल्ट्रा वायलेट पृथ्वी पर, जबकि ओजोन लेयर उसको क्या करता था, हमें जो उससे प्रोटेक्ट करता है। बट जब जो है इसके जो ओजोन अणु को नष्ट करता है क्लोरीन परमाणु, तो क्या उससे होगा, ये जो है पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, और ये क्या कॉज करता है, कैंसर इससे होता है। इट कॉजेज कैटरेक्ट इन आइज, ये जो है आंखों में मोतियाबिंद भी उत्पन्न करता है, ठीक है। कैटरेक्ट की बात मैंने की थी, मोतियाबिंद की बात हमने की थी। इसमें जो उम्र के हिसाब से एज बढ़ती जाती तो कैटरेक्ट से जो है प्रभावित होते रहते हैं, ठीक है। इट वीकन्स इम्यूनी सिस्टम, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है, इम्यूनी सिस्टम को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। इट डैमेजेस क्रॉप एंड प्लांट्स, ये फसलों और पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है। कौन, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो पराबैंगनी किरणें होती है, ये क्या करती है, ये इम्यूनी सिस्टम को भी वीक करता है, ठीक है, और ये जो है फसलों और पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है, ये जो स्किन कैंसर का भी कारण बनता है, और ये सारे जो इससे होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम गार्बेज डिस्पोजल की, ठीक है, गार्बेज यानी कचरा प्रबंधन की, ठीक है। एनवायरनमेंट के बारे में पढ़े तो इसमें सारा कुछ आएगा आपका, यानी इसमें आपका परितंत्र भी आएगा, इसमें आपका जो है एनवायरनमेंट के बारे में उसके जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, गार्बेज होगा आपका, और फूड चेन वगैरह सारा इसमें जो हमारे एनवायरनमेंट से आज रिलेटेड जो कुछ भी हो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड करती है। तो गार्बेज डिस्पोजल मीन्स प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, कचरा प्रबंधन का अर्थ क्या है, ठीक है। गार्बेज जो डिस्पोजल होता है इसका अर्थ क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो उनका सही तरीके से जो निपटान करना ही क्या है, गार्बेज डिस्पोजल कहलाता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आ जाएगा हमारा ओपनिंग डंपिंग, ओपन डंपिंग, खुला फेंकना, जब आप कचरे को खुला फेंक देते हो। वेस्ट इज थ्रोन ओपनली इन सिलेक्टेड एरियाज, कचरे को खुले क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है, ठीक है। इसको हम ओपन डंपिंग का मतलब क्या है, खुला फेंकना, जब आप कचरे को खुले क्षेत्र में फेंक रहे हो तो ये क्या कॉज करेगा, इट कॉजेज लैंड एंड एयर पॉल्यूशन, यह भूमि और वायु में क्या करेगा, प्रदूषण का कारण बनता है जब खुले में हम कचरा फेंकते हैं। देन सेकंड आएगा लैंड फिलिंग, भूमि भराई, जब भूमि भराई होती है तो वेस्ट इज डंप्ड इन लो लाइंग एरियाज एंड कवर्ड विद सॉइल, कचरे को जो है नीले क्षेत्रों में डालकर, नीले क्या बोल रही हूँ, जब हम कचरे को निचले क्षेत्र में डाल देते हैं, जब लैंड फिलिंग होती है, भूमि जब भराई होती है, तो कचरे को निचले क्षेत्रों में डालकर जो मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो कचरा अंदर चला जाता है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बुलडोजर्स आर यूज टू कॉम्पैक्ट द वेस्ट, कचरे को दबाने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया जाता है, फिर कचरे को जो बुलडोजर की हेल्प से जो दबाया जाता है, जो इसमें आएगा आपका लैंड फिलिंग। देन आएगा कंपोस्टिंग, कंपोस्ट कैसे करते हैं, कंपोस्ट बनाना, यानी जैविक ऑर्गेनिक वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो जैविक कचरा जो होता है जो जैविक होगा, ठीक है, जो सड़ गल जाते हैं, जैसे मैंने बोला था सब्जियां वगैरह होगी आपकी, सड़े गले पत्ते पुत्ते हो गए, तो वो जो सड़ गल जाते हैं उनको हम जो क्या बोलते हैं, जैविक कचरा उनको बोलते हैं। ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी नेचुरल खाद होती है, मैन्योर जिसको हम बोलते हैं। मैन्योर भी हमने पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया था जब हमने जो है फसलों के बारे में पढ़ा था, जो मैन्योर होता है वो होता है जो सड़े गले पदार्थों से जो है उनको जो जब वो क्या बोलते हैं डिकम्पोज होते हैं तो क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, नेचुरल खाद का वो निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months टू फॉर्म कंपोस्ट, ये खाद बनने में लगभग 2 से 3 महीने लगा देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आएगा रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण जो होता है, तो जो वेस्ट मटेरियल था, वेस्ट मटेरियल आर प्रोसेस टू मेक न्यू प्रोडक्ट, यानी कचरे को प्रसंस्कृत कर नए उत्पाद बनाए जाते हैं। वेस्ट मटेरियल को आप फिर से जो क्या करते हो, उसका जो नया उत्पाद बना रहे हो उसको फिर से यूज़ करना है। देन प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड,
जो प्लास्टिक होगा, कांच होगा और धातु का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। इन सबको जो हम दोबारा पुनर्चक्रण इनका कर सकते हैं। फिर आएगा लास्ट में रीयूज, ठीक है। रीयूज यानी पुनः उपयोग, यूजिंग द सेम आइटम अगेन एंड अगेन, एक ही वस्तु का बार बार उपयोग करना क्या कहलाता है, रीयूज कहलाता है, ठीक है। यानी जैसे हम पुराने अखबार से क्या करते हैं, पुराने उस अखबार को आप दोबारा यूज़ कर रहे हो, हम उसके जो लिफाफे बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगा आपका, ये जो है इसमें आ जाएगा रीयूज, जब हम दोबारा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एग्जाम्पल इसमें दे दिया, ओल्ड न्यूज़पेपर यूज फॉर मेकिंग एनवेलप, पुराने अखबारों से लिफाफे बनाए जाते हैं। तो हमारा चैप्टर था इतना ही। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। एनसीईआरटी हमारी ख़त्म हो गई है। अभी इसके कुछ एमसीक्यू लगा लेते हैं। एमसीक्यू से ऐसे होता है कि जो आपने थ्योरी पढ़ी होती है तो पूरी जो है रिव्यू हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इसमें जो है आई होप जो आपको सारे चैप्टर समझ आए होंगे। अब तो पेपर भी नजदीक आ ही गया। तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक बचता है जो शायद मेरी जान में मैंने ना करवाया हो, वैसे तो मैंने पूरी एनसीईआरटी करवा दी है, तो अगर कुछ बचा हो तो आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिए कि वो टॉपिक जो है रह गया है, तो उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो मोटा मोटा आपने एक चीज़ नहीं बताई मैंने, जो ओजोन होल होते हैं, एक बता देती हूँ, ओजोन होल याद रखने। ओजोन होल जो होते हैं उनको डिस्कवर किसने किया है, हु डिस्कवर्ड ओजोन होल, ठीक है। किसने किया है, तो कहाँ पे इनका जो ओजोन होल वाज डिस्कवर्ड, कहाँ पे इनका जो डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो इनको डिस्कवर किया गया है कहाँ पे, अंटार्कटिका। वैसे नहीं पूछा जा सकता बट फिर भी अपने जो है नॉलेज के लिए याद रखना, इन 1985, ठीक है। और 10% वाला रूल याद रखना, 10% लॉ इज किससे रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफ़र इन फूड चेन, ठीक है। जो फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो 10% रूल भी उसी से रिलेटेड है। जो बायो मैग्निफिकेशन मीन्स क्या था, जब इंक्रीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं तो हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। तो अब तो हमारा जो है ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डज एनवायरनमेंट इंक्लूड, पर्यावरण में क्या शामिल है। पर्यावरण में इनमें से क्या क्या शामिल है, ओनली लिविंग थिंग्स, ओनली नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो पर्यावरण हमारे लिविंग भी आती है और नॉन लिविंग भी आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट, कौन सा इनमें से जैव घटक है। जैव घटक समझते हो ना, जो क्या बोलते हैं, जो हमारा जो है, जिसको आप फिर से क्या कर सकते हो, जैव घटक को हम जैसे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में जो हमारा आता है, जो हमारे बिल्कुल कैसे होते हैं, जीवित जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वही तो जैव घटक होते हैं। और अजैव घटक होते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो इनमें से लिविंग थिंग्स कौन सी है, इनमें से बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से, वायु क्या लिविंग थिंग्स है, नहीं है जी, नॉन लिविंग है। मिट्टी लिविंग थिंग है, ये भी नॉन लिविंग है। पौधे लिविंग थिंग है, हाँ जी है। जल क्या है, नॉन लिविंग है। तो इसमें आंसर क्या आना था, ऑप्शन सी, ठीक है। जैव घटक की बात की थी, बायोटिक की बात हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन अबायोटिक, ठीक है, यानी अजैव कारक कौन से है। बैक्टीरिया अजैविक है, नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया कैसी है, हमारी लिविंग है, ठीक है। गाय कैसी है, लिविंग है। टेम्परेचर कैसा है, नॉन लिविंग है, ठीक है। और जो हमारा ग्रास है वो कैसा हमारा, ये भी लिविंग है। तो हमें पूछे अबायोटिक, अबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते। तो नॉन लिविंग इसमें क्या है, टेम्परेचर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर प्रिपेयर फूड बाय, उत्पादक भोजन बनाते हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन या फिर फर्मेंटेशन। तो जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से जो है अपने खाने का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, हर्बीवोर्स आर, शाकाहारी होते हैं, प्लांट ईटर्स, फ्लैश ईटर्स या फिर बोथ ए एंड बी या डिकम्पोजर। तो जो हर्बीवोरस होते हैं, जिनको हम शाकाहारी बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, जो पौधे खाने वाले होते हैं, ठीक है। पौधे खाने वाले, कोई एग्जाम्पल आप जो है इसमें जरूर देना, एग्जाम्पल आप इसका देना जो सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 6, लॉयन इज ए, शेर है एक, क्या शेर प्रोड्यूसर है, नहीं है। हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, नहीं है। कार्निवोर है, मांसाहारी है, डिकम्पोजर नहीं है। तो शेर हमारा कैसा है, कार्निवोर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रो इज
एन एग्जाम्पल जो क्रो है, कौवा है, वो किसका उदाहरण है? हर्बीवोर शाकाहारी का नहीं है, कार्निवोर मांसाहारी का, सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी, या ओमनिवोर सर्वाहारी, या फिर प्रोड्यूसर। तो ये हमारा ओमनिवोर। ये देखो प्लांट भी खाता है और क्या खाता है, दूसरे प्लांट्स एंड दूसरे एनिमल्स को भी खाता है। ठीक है, तो ओमनिवोर है हमारा कौवा, क्रो। नेक्स्ट हमारा फंजाई आर फफूंद होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, या फिर पैरासाइट्स ओनली। जो फंजाई होती है वो कैसी होती है? होती है डीकम्पोजर, अपघटक होती है। फंजाई क्या करती है? अपघटन का काम करती है। ठीक है, डीकम्पोज करती है वो। नेक्स्ट है फूड चेन शोज, खाद्य श्रृंखला दर्शाती है वाटर फ्लो, एनर्जी फ्लो, ऑक्सीजन साइकिल, या फिर कार्बन साइकिल। तो जो फूड चेन है वो क्या शो करती है? वो करती है एनर्जी फ्लो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह होता है सर्कुलर में, यूनिडायरेक्शनल, बैकवर्ड, या फिर रैंडम। तो ये याद रखना, ये शायद मैंने आपको जो है ऊपर नहीं बताया होगा, तो अभी याद रख लेना। जो फूड चेन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। ऐसा नहीं है कि जो इधर को हो रही तो इधर को भी लग रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल होगा, यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में जो ये होता है। ठीक है, फूड चेन यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ एनर्जी ट्रांसफर इज, 10% नियम के अनुसार स्थानांतरित ऊर्जा है। कितनी स्थानांतरित होती है 10% नियम के अकॉर्डिंग? तो होती है कितनी? 10%। ठीक है, देखो 10% लॉ ही इसका नाम है, तो 10% एनर्जी ही क्या होती है? ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, जैव आवर्धन का अर्थ है। तो बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या था? डिक्रीज ऑफ केमिकल, इंक्रीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये इसका आंसर है। रिसाइकल प्रोसेस कंपोज, जैव आवर्धन क्या था हमारा? जो इंक्रीज करता है ये किसको? यानी जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो हायर ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल पे जो यहाँ से गए यहाँ, जैसे हायर ट्रॉपिक लेवल जैसे ह्यूमन तक पहुँचते, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है केमिकल जो है, हार्मफुल केमिकल जो है पहुंच जाते हैं। जैसे ह्यूमन जो है इसका एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी इज, डीडीटी क्या है? डीडीटी बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर जो फर्टिलाइजर या फिर विटामिन है। तो डीडीटी कैसे थे हमारे? ये थे नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन बी आएगा 13 का करेक्ट आंसर। अब आप मेरे को यहाँ डीडीटी की फुल फॉर्म बताएं, फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ, रहने दो मत बताना। फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफ्लाइन ट्राइक्लोरो इथेन, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है 14 का। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है आपकी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, या फिर थर्मोस्फेयर। तो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल पे। नेक्स्ट है ओजोन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, ओजोन बचाती है इंफ्रारेड रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से, रेडियो वेव से, या फिर साउंड वेव। तो बचाते हैं हमें यूवी रेज से, यूवी जो होती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से, वो हमें बचाती है। देन ओजोन होल वॉज डिस्कवर्ड इन, ओजोन छिद्र खोजा गया था कब? 1985 में, और कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ठीक है, कहाँ पे? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है ओजोन होल वॉज डिस्कवर्ड इन, ओजोन छिद्र खोजा गया था इंडिया, यूएसए, अंटार्कटिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, CFC स्टैंड फॉर, CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। 1 क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय, एक क्लोरीन परमाणु नष्ट करता है। तो एक क्लोरीन परमाणु जो है कितने ओजोन मॉलिक्यूल नष्ट करता है? 100 ओजोन मॉलिक्यूल, 1000 ओजोन मॉलिक्यूल, या फिर 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल, या फिर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। तो कितने वो करता है? वो करता है 1 लाख। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी 1 लाख इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यानी एक क्लोरीन जो है कितने परमाणु नष्ट करता है? 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। कंपोस्टिंग कन्वर्ट्स वेस्ट इनटू, जो कंपोस्टिंग कचरे को बदलती है प्लास्टिक में, मैन्योर में, मेटल में, या फिर ग्लास में। तो वो बदलती है किसमें? मैन्योर यानी खाद में। जो कंपोस्ट होती है चीज़ें वो खाद में कन्वर्ट होती है। ठीक है, देन रिसाइकलिंग हेल्प्स इन, जो रिसाइकलिंग होती है पुनर्चक्रण से हेल्प किस में मिलती है? इंक्रीज पॉल्यूशन में। देखो पॉल्यूशन इंक्रीज तो नहीं होगा उसमें अगर रिसाइकलिंग हो रही है, सेव नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन बचते हैं। डिस्ट्रॉय सॉइल, इंक्रीज ओजोन होल। तो इससे क्या होता है? नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको हम बचा पाते हैं जब हम फिर से उसको रिसाइकल जो कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है फूड वेब इज फॉर्म्ड बाय, खाद्य जाल बनता है वन फूड चेन से, इंटरकनेक्टेड फूड चेन से, ओनली प्रोड्यूसर या फिर ओनली कार्निवोर से। तो 23 का आएगा ऑप्शन बी, इंटरकनेक्टेड फूड चेन से जो है फूड वेब बनता है। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कार्निवोर, हर्बीवोर या फिर प्रोड्यूसर या फिर डीकम्पोजर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हमारे होते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर की बात हो रही, प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही। कंज्यूमर तो कौन से होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, तो होते हैं हमारे हर्बीवोर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। देन है डीकम्पोजर हेल्प इन, अपघटक मदद करते हैं। तो डीकम्पोजर किस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, इंक्रीज पॉल्यूशन, डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स या फिर ब्लॉकिंग सन लाइट्स। तो जो डीकम्पोजर होते हैं वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइक, पोषक तत्व का जो पुनर्चक्रण होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉजेज, जो अजैव अपघटनीय कचरा किसका कारण बनता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, या लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन बनता है, फास्टर डिकम्पोजिशन, या ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है इससे। तो इससे जो ना तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, ना फास्ट डिकम्पोजिशन होता है, और ना जो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इससे होता है लॉन्ग टर्म जो पॉल्यूशन ये बनाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, उत्पादक जो है सूर्य ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ 3 स्टेप फूड चेन एग्जाम्पल इज, 3 स्तरीय खाद्य श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है इसमें, ग्रास डियर लॉयन, लॉयन डियर ग्रास, या डियर लॉयन ग्रास। देखो लॉयन जो, देखो ग्रास लॉयन को नहीं खाता, तो ये तो नहीं बनता, नन नहीं आएगा। देखो घास को कौन खाता है, हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम एनर्जीज अवेलेबल एट, अधिकतम ऊर्जा उपलब्ध होती है टर्शरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे, या फिर कार्निवोर लेवल पे। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है प्रोड्यूसर लेवल पे, ठीक है, जो खुद जो है खाने का निर्माण करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है ओनली प्लांट्स, ओनली एनिमल्स, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, या फिर ओनली माइक्रोब्स। तो इकोसिस्टम में मैंने आपको जो है दोनों ही बताया, बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो नॉन लिविंग जो होते हैं, तो उसी किसमें पाए जाते हैं, इकोसिस्टम में कंसिस्ट होते हो, ठीक है। तो आज जो है हमारा जो है एनसीईआरटी भी होती है फिनिश, ठीक है। आई होप तो आपको जो है वीडियो पसंद आई हो और आपको जो है हेल्प मिली होगी, साइंस में कुछ तो हेल्प मिली होगी, ठीक है। कितने % हेल्प मिली है आपको, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जेबीटी कमीशन के लिए। इसके बाद जो है आगे भी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे हम एचपी पटवारी के लिए, तो उसमें जो हम थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे कि जैसे वन लाइनर करेंगे। जैसे वन लाइनर जो है एग्ज़ाम टाइम में जो वन लाइनर ही बच्चे पढ़ते हैं, तो पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ पाना मुश्किल होती है। तो एक बार थ्योरी कर लेना, ये थ्योरी क्लासेस पूरी मैंने करवा दी है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो उसके बाद जो वन लाइनर फिर आप कर सकते हो कि वन लाइनर जो है एग्ज़ाम में जो है शॉर्ट नोट जो होते हैं हमारे वन लाइनर वही पढ़ते हैं। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और लाइक क्या बोलते हैं इसको जो है शेयर करना ना भूलें, ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।